तो बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग ग्रुप सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक में हम लोग ग्रुप सेशन को कवर कर रहे थे। तो लास्ट क्लास हम लोग जो एनसीटी जो टेबल दिया उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग का क्लास जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो ग्रुप सेशन के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी से क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्रुप सेशन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा तो ध्यान देना तो पता होना चाहिए ग्रुप सेशन में एलिमेंट कौन कौन होता है, ग्रुप सेशन का एलिमेंट कौन कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन सल्फर जो होता है ये आपका नॉन मेटल होता है। सेलेनियम एंड टेलुरियम क्या होता है, मेटलॉइड होता है। पोलोनियम क्या होता है, मेटल होता है। ये सारा ग्रुप सेशन का एलिमेंट्स है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है। अब ध्यान देना, जो आपको पोलोनियम होता है, पोलोनियम रेडियोएक्टिव होता है, ठीक है। और ग्रुप सेशन का जितना भी एलिमेंट है वो एलोट्रोपी शो करता है, एग्जिबिट एलोट्रोपी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे मान लेते हैं कि जब भी एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं एलोट्रोपी। फॉर एग्जांपल जो कार्बन होता है, कार्बन का अपना डायमंड फॉर्म होता है, ग्रेफाइट फॉर्म होता है, ठीक है। और फ्लोरीन्स होता है। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म में जो एग्जिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको बोला गया है एलोट्रोपी। तो बोला गया कि यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सबका कहीं ना कहीं अपना एलोट्रोप्स होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप सिस्टम एग्जिबिट एलोट्रोपी। फॉर एग्जांपल मानते हैं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो होता है इन फॉर्म ऑफ O2 एंड इन फॉर्म ऑफ O3 ओजोन, इन दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ O2 और इन फॉर्म ऑफ O3 दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है हम देख चुके हैं क्या होता है, इंक्रीज करता है ग्रेजुअली, ठीक है। अब ध्यान देना ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन एंड सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। देयर इज द लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। एक्सप्लेन कैसे किया गया, तो बोला गया है कि ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है, इसका स्टेट ऑलरेडी गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। जो गैसेस मॉलिक्यूल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी बहुत लो होगा। और जो सल्फर होता है, सल्फर एग्जिस्ट करता है जो एसिड मॉलिक्यूल, तो अगर एसिड मॉलिक्यूल का फॉर्म अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑलरेडी हाई होगा, ठीक है। तो इसका जो रीजन होगा कि लार्ज डिफरेंस जो होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर में, तो इसका रीजन ये हो जाएगी एक ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल का फॉर्म एग्जिस्ट करता है, और आपका जो सल्फर है, आपका जो सल्फर है वो एग्जिस्ट करता है एज ए सॉलिड के फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका रीजन हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट मौके तो चलो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो बोला क्या गया है कि द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सिस्टम एग्जिबिट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम लोग ऑलरेडी टेबल में देख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये है कि द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी अगर डाउन द ग्रुप में मूव करते हैं तो -2 स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप में आने से क्या होता है मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटल, अगर मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन गेन करना। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है मेटल कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है ना कि गेन करना चाहेगा, इसलिए -2 स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होता है नीचे क्या होगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। ध्यान देंगे जो पोलोनियम है, पोलोनियम का नेचर होता है मेटालिक, ये क्या होता है मेटल, मेटल होता है। मेटल का नेचर क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इसका मतलब मेटल क्या करना चाहता है बच्चों, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। तो पोलोनियम जो होता है, पोलोनियम में -2 स्टेट नहीं शो करता है, ठीक है, या बहुत रेयर शो करता है, रेयर होता है। पोलोनियम हार्डली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट,
ठीक है, रीजन क्लियर आप लोगों को। पहला पॉइंट क्या बोला गया है, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप में मूव करते हैं तो ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक नीचे अंश से आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा जी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब बोला क्या गया, चूंकि आपका जो ऑक्सीजन है वो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इट ओनली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होता है, एक्सेप्ट फ्यू रीजन फ्यू कंडीशंस। तो कभी कभी ऑक्सीजन +2 भी शो करता है, N+1 ही शो करता है। ये कहाँ शो करेगा, जब फ्लोरीन से कंबाइन करेगा, इन केस ऑफ OF2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 किसका, ऑक्सीजन का। और अगर आपका ऐसा रहेगा O2F2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 होता है, और इन केस ऑफ O2 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ना, अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन जो अदर एलिमेंट्स होता है वो +2 +4 +6 ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बट जो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज्यादा कॉमन होता है, ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद बाकी एलिमेंट में +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होता है। अब ध्यान ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या लिखा हुआ है, सल्फर सेलेनियम एंड टेलोरियम यूजुअली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यूजुअली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सल्फर सेलेनियम टेलोरियम जो होता है +4 ऑक्सीडेशन से शो करेगा इनके कंपाउंड्स में, वो जब ऑक्सीजन के साथ रहेगा। ठीक है, यानी सल्फर का कंपाउंड जैसे यहाँ पे MO2 टाइप का कंपाउंड बनेगा कब, जब M हो सकता है सल्फर सेलेनियम एंड टेलोरियम। ठीक है, और बोला गया है कि सल्फर सेलेनियम टेलोरियम ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा विद फ्लोरीन। यही एलिमेंट सब फ्लोरीन के साथ शो करता है +6 स्टेट। यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, और फ्लोरीन रहेगा तो +6 स्टेट क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ध्यान देना, सेम सेम एलिमेंट सल्फर सेलेनियम टेलोरियम है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि सल्फर सेलेनियम टेलोरियम अगर ऑक्सीजन रहेगा तो +4 स्टेट में स्टेबल रहेगा, और फ्लोरीन रहेगा तो +6 स्टेट में क्या होगा, स्टेबलाइज करेगा। अब ध्यान देना, द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका मतलब अगर हम नीचे मूव करते हैं डाउन द ग्रुप में, मतलब हम कहा, ठीक है, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एक तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और एक तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी नीचे की तरफ घटता है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी जो होता है ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रीजन क्या होता है इसका, तो वन लाइन आंसर दिया हुआ है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इसका रीजन, होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको अगर ज्यादा डीप में जाकर हम देखें तो ध्यान सुनना, जो पोलोनियम होता है, पोलोनियम में +4 और +6 दोनों स्टेट दिखता है, इसमें पोलोनियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब जो पोलोनियम होगा उसका +6 स्टेट खुद को भेजेगा +4 स्टेट में, यानी +6 स्टेट जो होता है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, यानी खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे का क्या करेगा चलो, ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा चलो, ऑक्सीडाइज करने वाला है। अब ध्यान देना, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक छोटा सा बेसिक आपको आइडिया भी देते हैं, पोलोनियम में आखिर वो क्या रहा है। तो पोलोनियम में ध्यान देना, पोलोनियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो प्योर कॉन्फ़िगरेशन होता है
जेनन 4F14 5D10 6S2 6P4। ध्यान देना कहीं ना कहीं देखो आपको F दिख रहा है, तो F सबसे जो फिलअप हुआ है तो इसका जो सील्डिंग होता है पुअर होता है। ठीक है, तो पुअर सील्डिंग के कारण क्या होता है, आपका जो आउटरमोस्ट सेल का जो एस इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट का जो एस इलेक्ट्रॉन है वो निकल नहीं पाता। इसलिए क्या होता है, बस आउटरमोस्ट सेल का पी का इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करेगा। आउटरमोस्ट सेल का जो पी का इलेक्ट्रॉन है, यानी पी सब सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है बस वही पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और इसको बोला गया है इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि आउटरमोस्ट एस का जो दो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो जाएगा, वो इनर्ट हो जाएगा, वो इनर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, अब ध्यान देना, bonding in +4 and +6 oxidation state are primarily covalent। ठीक है, बॉन्डिंग जो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन में है वो क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, कोवलेंट होता है। ठीक है, इसको कैसे बोल सकते हैं, इसका रीजन हो जाएगा फजन स्टूल। फजन स्टूल हम लोग क्लास 11 में केमिकल बॉन्ड में टॉपिक पढ़े हो गए, फजन स्टूल, उससे इसको हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब होता है ना कि अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी मेटल का, ठीक है, तो अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉजिटिव वैल्यू है अगर इंक्रीज करता है, इवन आपका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर इंक्रीज करेगा, तो आपका क्या होता है, कोवलेंट करेक्टर सीसी मतलब होता है कोवलेंट करेक्टर, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट काफी हाई है, +4 +6, इस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड है उसका नेचर जनरली क्या होता है, कोवलेंट होता है। जनरली क्या होता है, कोवलेंट होता है। ठीक है, इधर में ना, तो ये रहा चलो ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी। अब ध्यान दोगे, पहले ध्यान देना, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन अपने बाकी ग्रुप मेंबर से अलग बिहेव करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन क्यों होता है, इसका रीजन वही होगा कि ऑक्सीजन क्या होता है, सेकंड पेरियोडिक एलिमेंट होता है। जब सेकंड पेरियोडिक एलिमेंट होगा तो क्या होगा, इसके पास वैकेंट ही नहीं होगा, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी, तो वैकेंट डी नहीं होगा इसके पास, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी, तो वैकेंट डी इसके पास क्या होगा, नहीं होता है। ठीक है, प्लस क्या होता है, इसका साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज, एंड ये हाईली क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेटिविटी, इसका जो इलेक्ट्रोनेटिविटी होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अब ध्यान ना, तो अपने इन सब रीजन के कारण आपका जो ऑक्सीजन है बाकी ग्रुप के मेंबर से अलग बिहेव करता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल क्या है कि आपका वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वाटर के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो बाकी मेंबर्स में नहीं होता है, जो बाकी मेंबर्स में अवेलेबल नहीं होता है। तो H2O के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेटवर्क होता है जो बाकी मेंबर्स में नहीं मिलता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, आपको मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन के पास क्या है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। तो अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल अगर रहेगा ऑक्सीजन में तो ये इसको लिमिट कर देता है, limits its covalency to 4 and its in practice rarely exceed 2। ठीक है, तो absence of d orbital in oxygen limits its covalency to 4। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है उसका जो बॉन्ड है 4 से ज्यादा बन नहीं पाएगा, लेकिन प्रैक्टिस में क्या है, ऑक्सीजन जनरली बॉन्ड कितना बनाएगा, 2 ही बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन जनरली बॉन्ड कितना बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो डबल बनाता है या तो सिंगल बनाता है। कभी कभी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, जैसे एग्जांपल ओजोन। ओजोन में क्या होता है, ओजोन में देखोगे तो ओजोन में आपका ऑक्सीजन जो होता है, जो सेंट्रल ऑक्सीजन है, जो सेंट्रल ऑक्सीजन है उसमें 3 बॉन्ड मानता है। ठीक है, तो थियोरेटिकली हम क्या बोले, थियोरेटिकली हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो कोवेलेंसी ऑफ 4 होगा, बट प्रैक्टिकलिटी में 4 छोड़ दो,
दो से ज्यादा होता नहीं है, दो से ज्यादा बहुत रेयर केस में बढ़ता है। तो तीन का एक केस मैं बता रहा हूँ कि ओजोन में इसका कोवलेंसी 3 होता है, ओजोन में इसका कोवलेंसी क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितना ही मेंबर है उसका उनका कोवलेंसी 4 से एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी होता है। ठीक है, तो अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप वैलेंस सेल कैन बी एक्सपेंडेड इन कोवलेंसी एक्सीड्स 4, यानी कोवलेंस इनका कोवलेंसी 4 से ज्यादा एक्सीड करता है, 4 से ज्यादा एक्सीड हो सकता है। रीजन क्या बोलेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी। ठीक है, ये रहेगा। अब ना अगर हम इवेंट का बात करते हैं रिएक्टिविटी का, कि अगर हाइड्रोजन रहेगा तो कैसे रिएक्ट करता है, अगर हाइड्रोजन है तो कैसे रिएक्ट करेगा, तो अगला टॉपिक अपना सीखेंगे हम लोग रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो ध्यान देना, ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप S2E टाइप का, यानी सब में डाइहाइड्रेट फॉर्म करता है, डाइहाइड्रेट फॉर्म करता है। ठीक है, सम प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्राइड्स आर गिवन इन टेबल, तो टेबल हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, टेबल आपको पता है। अब ध्यान देना, इन हाइड्राइड का जो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है नीचे की तरफ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, तो बहुत आसान का बात है। आप लोगों को बता चुका हूं कि जो E और H का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो जितना ज्यादा आप नीचे मूव करोगे आपका साइज बढ़ेगा, आपका साइज बढ़ेगा तो आपका जो E और H का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक करेगा। ठीक है, और जब E और H का जो बॉन्ड इजीली ब्रेक करता है तो आपका H प्लस निकलना आसान हो जाएगा, और जितना इजीली H प्लस निकलेगा उतना ही कंपाउंड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो डाउन ग्रुप में साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज जब इंक्रीज करेगा तो होगा क्या कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज करता है तो बॉन्ड तोड़ने का एनर्जी भी आपको कम देना पड़ेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, वही चीज समझाया हुआ है, नीचे मूव करने से आपका बॉन्ड तोड़ना आसान हो रहा है, इसलिए क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये ध्यान देना। इसका ध्यान देना, इनका जो थर्मल स्टेबिलिटी है, क्योंकि इनका बॉन्ड तोड़ना आसान हो गया तो डाउन ग्रुप में थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करता है, क्योंकि नीचे आने से बॉन्ड जब कमजोर हो रहा है तो उसको तोड़ना आसान है, तो थर्मली ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर, यानी H2 को छोड़ दो, H2 को छोड़ देना है, तो ऑल हाइड्राइड एक्सेप्ट वाटर पॉजेसेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। यानी क्या होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं E का और उसमें H लगा दे रहे हैं, इसमें एक्सेप्ट वाटर यानी एक्सेप्ट H2O, बाकी क्या होता है, बाकी अपने हाइड्राइड को लूज करता है, यानी अपने हाइड्रोजन को लूज करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को लूज करे तो क्या होगा, खुद खुद का ऑक्सीडेशन होगा। अगर ये H को लूज करता है, यानी H को इसमें से हम हटाते हैं तो इस एलिमेंट का क्या हो रहा है, इस E का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो वाटर को छोड़ के बाकी सारी चीज शो करता है। अब ध्यान रखना, जितना इजिली ये एच लूज करता है, जितना इजिली लूज एच लूज करेगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग इसका पावर होगा। तो आपको ध्यान देना, इसका जो रिड्यूसिंग पावर होता है कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी। जितना बॉन्ड कमजोर होगा उतना ही एच को लूज करना आसान होगा। और आपको पता है कि बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी कहने के साइज के प्रोपोर्शन होता है, तो जितना साइज छोटा होगा उतना बॉन्ड स्थिति क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि बॉन्ड एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड तोड़ना आसान है, उसका बॉन्ड तोड़ना आसान है तो अच्छा रिड्यूसिंग, उसका रिड्यूसिंग पावर अच्छा होगा। तो साइज के प्रोपोर्शन हो गया, जिसका साइज अच्छा बड़ा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगा, हाई होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगा, हाई होगा। इसलिए रिड्यूसिंग पावर नीचे की तरफ बढ़ता है, जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो ना,
डाउन द रूप में मूव करेंगे तो उस आपका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये टेबल इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये अपना रिएक्शन है विद हाइड्रोजन खत्म हुआ। अगला पॉइंट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ध्यान है ना, बोला क्या हुआ है, all the elements form oxides of EO2 टाइप। ठीक है, एंड EO3 टाइप, यानी दो टाइप का ऑक्साइड बनाता है, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। ठीक है, जहां पे E जो होगा सल्फर सेलेनियम TnP हो सकता है। ठीक, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स आर गैसेस, यानी जो ओजोन होता है और SO2 होता है उसके नीचे वो गैसेस होता है, while सेलेनियम डाइऑक्साइड इज सॉलिड। ठीक है, अब ध्यान है ना, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है डाइऑक्साइड का, डिवीजन फ्रॉम SO2 टू TO2, यानी हम SO2 से TO2 का हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली होता है क्या कि SO2 जो होता है इसमें +4 स्टेट है सल्फर का, तो जो सल्फर का +4 स्टेट होता है वो खुद को भेजता है +6 स्टेट में, यानी खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से +4 +6 में जाना चाहता है, यानी क्या होगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो बोला क्या है कि सल्फर से लेकर जब टी पे मूव करते हैं तो आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, घटता है। घटता क्यों है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब +6 स्टेट है उसका स्टेबिलिटी, जब हम डाउन द रूप मूव करते हैं तो +6 स्टेट का जो स्टेबिलिटी होता है डाउन द रूप में क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो +6 ऑक्सीडेशन का जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द रूप में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो डाउन द रूप में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, ठीक है, तो बहुत टाइप ऑफ ऑक्स, अब जो है ना एक चीज में आना चाहिए कि आपको डाउन द रूप में डाइऑक्साइड का जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा। अब ध्यान ना, जो TO2 होता है, TO2 SO2 का नेचर, SO2 का नेचर क्या रिड्यूसिंग होता है, वाइल TO2 जो होता है उसका नेचर होता है, उसका नेचर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यानी जो TO2 होता है वो +6 नहीं जाके, यानी +6 जाना नहीं चाहता, वो क्या करेगा, वो +2 ये +4 स्टेट है तो T+2 स्टेट को अक्वायर कर लेगा। तो जब +2 स्टेट को अक्वायर करता है तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, खुद को रिड्यूस करना चाहता है, खुद को रिड्यूस करेगा तो क्या होगा, इसका नेचर हो जाएगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फिर है ऑल अबाउट क्या होगा, चलो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक, अब ध्यान देंगे जितना भी डाइऑक्साइड्स है एंड ट्राइऑक्साइड्स है वो सारा का सारा नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, चलो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। The element of group system form large number of halides of the type EX6, EX4, EX2। यानी जो हालाइड का टाइप होगा या तो इसमें 6 हालाइड होगा या तो इसमें 4 हालाइड होगा या तो इसमें 2 हालाइड होगा। ठीक है, और ध्यान रखना जहां पे ई है आपका कोई, जो ई एलिमेंट है वो ग्रुप सिस्टम का कोई भी एलिमेंट पॉसिबल हो सकता है। अब ध्यान रखना द स्टेबिलिटी ऑफ हालाइड जो होता है उसका जो ऑर्डर होता है ऐसे चलता है। स्टेबिलिटी ऑफ हालाइड्स में बोला गया है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जब फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यानी आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर चलता है। इसका रीजन होता है कि जो आपका बॉन्ड बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी होता है वो कहीं ना कहीं साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो जितना साइज छोटा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, जितना साइज छोटा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इसलिए फ्लोरीन का साइज छोटा है तो उसका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। पहला पॉइंट है कि जब 6 हैलाइड की हम बात करते हैं, जब 6 हैलाइड का बात करते हैं तो among hexahalides
हेक्साफ्लोराइड्स आर ओनली स्टेबल हैलाइड्स, यानी जब हम बात करते हैं EX6 का, तो EX6 में, यानी EX6 में, ठीक है, ओनली EF6 होता है, स्टेबल होता है, यानी फ्लोरीन रहेगा तो स्टेबल रहेगा, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या तो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, ये सब स्टेबल नहीं होता है, तो ओनली EF6 इज ओनली EF6 इज स्टेबल, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखिए, जितना भी EX6 स्टेप में हाइलाइट्स होता है, सारे का स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, सॉरी, सारे का स्ट्रक्चर क्या होता है, दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, और हाइब्रिडेशन क्या हो सबका, सारे का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2, तो जितना भी हेक्सा हाइलाइट्स है, सारे का हाइब्रिडेशन होता है sp3d2 एंड दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल, SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन, इसको हमको समझना है कि SF6 स्टेबल क्यों होता है। तो पहले को समझना चाहिए कि सल्फर का जो हेक्साइलाइट होता है, अगर हम सल्फर कर दें तो सल्फर में सिर्फ SF6 एग्जिस्ट करता है, बाकी सल्फर का जो क्लोरीन है या ब्रोमीन वाला जो है हेक्साइलाइट्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन एटम का साइज बड़ा हो जाता है, तो ये इसका 6 एटम इसके आसपास अरेंज नहीं हो पाएगा, तो ये सब क्या होता है, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब ध्यान ना, यानी सल्फर में हेक्साफ्लोराइड्स में सिर्फ एग्जिस्ट करेगा SF6। अब ध्यान ना, सल्फर का दो हाइलाइट हो सकता है, अगर फ्लोरीन का बात करेंगे तो सल्फर या तो बनाएगा SF6 या तो बनाएगा SF4। अब ध्यान ना, अगर हम बात करते हैं SF4 का, तो SF4 इज हाईली रिएक्टिव, इज हाईली रिएक्टिव। अब रिएक्टिव क्यों होता है, ध्यान सुनना, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे S है, यहाँ इसमें चार, अगर हम F को लगा देंगे तो कहीं ना कहीं फ्लोरीन, चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो फ्लोरीन क्या करता है, सल्फर सेंटर पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, और आपको पता है कि सल्फर पे वैकेंट डी अवेलेबल होता है, यहाँ पे क्या होता है, वैकेंट डी अवेलेबल होगा, तो वैकेंट डी अगर आपके पास अवेलेबल है, वैकेंट डी अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो होता क्या है, जब भी कोई चार्ज नेगेटिव अगर मान लेते हैं इसके आसपास पहुंचेगा तो क्या होगा, वो फटाफट यहाँ पे अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव भी है और वैकेंट डी भी अवेलेबल है, तो दोनों का ना क्या होता है, कोई भी चार्ज नेगेटिव इस पर अटैक कर देता है, यानी रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो ऐसा बोला गया है कि सिमिलरली SF6 भी होना चाहिए था, आपका जो SF6 है वो भी हाईली रेटिव होना चाहिए था, बट SF6 होता है केमिकली इनर्ट होता है, यानी रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है नहीं, इनर्ट है। तो बोला गया कि SF6 स्टेबल क्यों है, जैसे रीजन समझोगे, होता क्या है कि S के अराउंड में 6 फ्लोरीन होता है, तो 6 फ्लोरीन होता है तो होता क्या है, तो हम यहाँ F को जोड़ दे रहे हैं, तो 6 फ्लोरीन जोड़े तो हर फ्लोरीन का अपना एक साइज होगा, तो सबका साइज में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, सबका साइज में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो फ्लोरीन का साइज होगा, रेडियस होगा। तो गौर करना कि जो 6 का 6 फ्लोरीन है वो उसका जो साइज है वो सल्फर को सराउंड कर लिया है, तो अगर मान लेते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल कोई चार्ज नेगेटिव अगर अप्रोच करना भी चाहेगा, तो सल्फर चाहता है कि उस पर कोई अटैक कर ले, कि वो सल्फर के पास काफी ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव जमा हो गया है, सल्फर के पास काफी ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव जमा हो चुका है, तो सल्फर का चाहता है कि उस पर कोई अटैक कर ले, बट दिक्कत क्या है कि
यहाँ पे निकलो, जो भी चार्ज नेगेटिव है उसको अंदर इंटर करने का कोई जगह नहीं मिल रहा है, सारा पोजीशन क्या ब्लॉक हो चुका है, तो कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, कोई एंट्री पॉइंट नहीं है कि जहां से वो नेगेटिव चार्ज जाकर सल्फर पर अटैक कर पाए। तो इसलिए सल्फर क्या होता है, SF6 में जो सल्फर होता है वो क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, SF6H स्टेरिकली, स्टेरिकली का मतलब होता है स्पेस में, SF6 इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड, hence kinetically inert। SF6 जो होता है स्टेरिकली प्रोटेक्टेड होता है, hence kinetically क्या होता है, इनर्ट होता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड के लिए कि SF6 इनर्ट क्यों होता है, तो सर यही आपको समझ आ चुका है। ठीक है, नहीं जाना चलो, तो अगला पॉइंट क्या आपके पास है कि among tetrafluorides SF4 is a gas, SCF4 is a liquid and TF4 is a solid। Among fluorides have sp3 dehybridation। तो SF जितना भी टेट्राफ्लुराइड्स होता है सबका जो हाइब्रिडेशन होगा होता है sp3d होता है, sp3d होता है। इसका शेप होता है सीसो शेप का होता है, सॉरी जैसे शेप होगा, हाँ जैसे शेप होता है सीसो शेप का होगा, सीसो शेप का होगा। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगल बाइपिरामिडल होता है, इनका स्ट्रक्चर ट्रायंगल बाइपिरामिडल होता है। और इसका जो ज्योमेट्री अक्वायर करता है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण से ज्योमेट्री जो होता है वो होता है सीसा ज्योमेट्री का। क्या होगा, सीसो ज्योमेट्री का। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। ठीक है, दीज हाइलाइट्स यानी ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट अपना क्लोराइड फॉर्म करेगा एंड अपना ब्रोमाइड फॉर्म करता है। ठीक है, दीज डाइहाइलाइट्स आर फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडेशन। जो भी डाइहाइलाइट फॉर्म करेगा उसमें चूंकि आपके सेंटर में दो लोन पेयर है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, और इसका जो स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगा तो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा टेट्राहेड्रल टाइप का। ठीक है, द वेल नोन मोनोहाइलाइट, कुछ मोनोहाइलाइट होता है, कुछ आपके पास मोनोहाइलाइट फॉर्म करेगा। तो जो मोनोहाइलाइट होता है डायमेरिक नेचर का होता है, डायमेरिक नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल H2F2, H2Cl2, H2Br2, यानी जो मोनोहाइलाइट्स होता है वो डायमेरिक नेचर का होता है। ठीक है, और ये जो डायमेरिक डायहाइलाइट्स है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में अंडरगो करता है। तो डायमेरिक हाइलाइट सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिया हुआ नीचे। ठीक है, अब देखना, चलो आपके पास एक एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलो क्या रहा है कि H2S इज लेस एसिडिक देन H2T हुआ है। तो बताना सिंपल है कि H2S ऊपर होता है, H2T क्या होता है, नीचे होता है ग्रुप में। तो T का साइज लार्ज होगा तो लार्ज साइज होगा तो वहां का बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा, उसे तोड़ना क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जब बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा तो क्या होगा, उसका एसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, उसका एसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ H2T its bond enthalpy is less, hence it is more acidic than H2S। बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा कुछ इंटेंस क्वेश्चन है जो बहुत आसान है। यहाँ बोला हुआ लिस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर बता देना आप। अगला पॉइंट है राइट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप सिस्टम। तो वो पता है कि डाउन द ग्रुप मूव करेंगे ना तो स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज बढ़ता है। साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपके हाइड्राइड्स का बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा, तो आपका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक, इधर आप सिमिलरली Y2 is liquid and H2S is gas। तो सिंपल सा चीज है, H2 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या होता है, लिक्विड होगा, और H2S क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, क्योंकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। ठीक है,